हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल हायरार्की डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक बार ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पिछले लेक्चर में इकोलॉजी समझा था। ठीक है, इकोलॉजी के जो टर्म है इकोलॉजी, इसको किसने दिया था ये तो आपको याद ही होगा। टर्म ऑफ इकोलॉजी गिवन बाय हैकल। ठीक है, इसके फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर। ठीक है, और इंडियन फादर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स मैंने बताया था आपको। इकोलॉजी का टर्म किसने दिया था? हैकल ने। फादर राइटर और इंडियन फादर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इसको बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था इंट्रो में हमने इकोलॉजी में ये डिस्कस किया था कि इकोलॉजी क्या होती है। एक बेसिक जानकारी आपको दी थी इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी में करते हैं, या उसकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो रिलेशन होता है, जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, जो इंटर रिलेशन होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी में करते हैं। क्लियर? तो फिर इकोलॉजी को हमने ब्रेक किया था ओइकोस और लोगोस में। ओइकोस का मतलब बताया था होम और हैबिटेट, याद रखिएगा। ओइकोस इकोलॉजी का जो टर्म है ब्रेक किया था हमने ओइकोस और लोगोस में। ओइकोस का मतलब बताया था होम और हैबिटेट, और लोगोस का मतलब तो स्टडी होता है। ठीक है, फिर हमने फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया था जिसमें इंटरेक्शन को समझाया था। इंटरेक्शन यहां पे मैंने बताया कि बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन और बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि लाइट यहां पर देखिए, फॉरेस्ट में क्या बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो क्या फॉरेस्ट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पाए जाते हैं? बिल्कुल हाँ, दोनों पाए जाते हैं। तो क्या लाइट भी पाई जाती है, टेम्परेचर भी पाए जाते हैं, सॉयल, वाटर और एयर, ये सब चीजें पाई जाती हैं फॉरेस्ट में? बिल्कुल पाई जाती हैं। तो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? ये आपका सवाल है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। लाइट यहां पर क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। क्या एबायोटिक का इंटरेक्शन बायोटिक से हो रहा है क्या? यहां पर बायोटिक क्या है? प्लांट। क्या प्लांट लाइट लेगी खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए? तो क्या एबायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन हो गया? क्लियर? फिर प्लांट को हर्बीवोर एनिमल खाएगा, तो क्या बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन नहीं हो गया? क्लियर? बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन हो गया। फिर जब प्लांट और एनिमल मर जाएंगे तो क्या उन दोनों को माइक्रोब खाएगा? फिर बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन हुआ। फिर माइक्रोब्स सॉइल में जाएंगे, बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन। फिर सॉइल से प्लांट ग्रो होगा, एबायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन। तो यही है, इसी की स्टडी को हम इकोलॉजी में करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद मैंने आपको इकोलॉजिकल हायरार्की समझाया था, जिसमें अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, तो उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है,
स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी का, ठीक है, इकोलॉजिकल ऑर्डर का। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। फिर अगर इसी सिंगल इंडिविजुअल को हम एक कॉमन एरिया में सिमिलर इंडिविजुअल्स को कॉमन एरिया में रख दें, फॉर एग्जांपल ये ए था, तो ऐसे ही ढेर सारे ए हम किसी कॉमन एरिया में या किसी डिफाइंड एरिया में रख दें तो उसको हम पॉपुलेशन कहने लगते हैं। क्लियर? और फिर अगर डिफरेंट स्पीसीज चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो माइक्रोब्स की हो, तो उसको हम कम्युनिटी कहने लगते हैं। यहां पर ये मैंने नहीं कहा कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब तीनों का होना जरूरी है तभी उसको कम्युनिटी कहेंगे, नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर प्लांट की भी डिफरेंट स्पीसीज है, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लांट की भी डिफरेंट स्पीसीज है तो उसको मैंने कहा कि उसको हम प्लांट कम्युनिटी कहेंगे, याद रखिएगा। अगर एनिमल की भी डिफरेंट स्पीसीज किसी कॉमन एरिया में प्रेजेंट है तो उसको हम एनिमल कम्युनिटी कहेंगे। ये तीनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं। क्लियर? अभी तक यहां पर सिर्फ बायोटिक की बातें हुई हैं, मतलब प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स ये किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं। क्लियर? अब यहां पर ए बायोटिक से जब इंटरेक्शन हो जाएगा तब इसको हम इकोसिस्टम कहने लगेंगे। यहां पर आप कम्युनिटी में पहले देखिए कि सिर्फ बायोटिक चीजें प्रेजेंट हैं, मतलब प्लांट प्रेजेंट है, एनिमल प्रेजेंट है और माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तीनों प्रेजेंट है तो और अच्छी बात है, मतलब अगर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों प्रेजेंट हैं, तीनों की डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है तो और अच्छी कम्युनिटी है। और जब भी कम्युनिटी कहा जाएगा तो आप तीनों का ही मानकर चलेंगे। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में ए बायोटिक से इंटरेक्शन कराया था, किसका? बायोटिक का। जब बायोटिक का ए बायोटिक से इंटरेक्शन कराया था तो उसको इकोसिस्टम कहने लगे थे। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको समझाया था 3 इकोसिस्टम लेकर। ठीक है? एक लिया था मैंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, एक लिया था मैंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम और तीसरा पॉन्ड इकोसिस्टम। ये 3 इकोसिस्टम लेके मैंने आपको डिफरेंस समझाया था। ठीक है? कि क्यों हम इन तीनों को अलग अलग इकोसिस्टम मान रहे हैं, क्योंकि भाई इनमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अलग अलग हैं। कैसे? क्योंकि फॉरेस्ट का जो बायोटिक कंपोनेंट, अगर हम प्लांट को कंसीडर करें तो फॉरेस्ट में ट्रीज पाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम पॉन्ड में बात करें बायोटिक कंपोनेंट के प्लांट्स की, तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। और अगर ग्रासलैंड में बात करें बायोटिक कंपोनेंट के प्लांट में, तो वहां ग्रासेस पाए जाते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या फॉरेस्ट में ग्रास नहीं पाए जाते? क्या पाए जाते हैं, लेकिन मेजर वेजिटेशन यहां पर फॉरेस्ट का है। ठीक है? एरिया भले ही यहां पर ग्रास की ज्यादा हो, वो अलग कंसेप्ट है, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है? फिर मैंने आपको यहां पर बताया कि जब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया के बीच एक ओवरलैप्ड ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन एरिया होता है जिसको इकोटोन कहते हैं। ठीक है? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया के बीच एक ओवरलैप्ड एक ट्रांजिशन एरिया होता है जिसे हम इकोटोन कहते हैं, और जिसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहां पर फॉरेस्ट मतलब टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट भी है और पॉन्ड मतलब एक्वेटिक कंपोनेंट भी है। क्लियर? और फिर बताया कि मैंने इकोसिस्टम लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है? तो सिंगल लार्ज इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं, यह भी आपको याद हो गया होगा। इसका एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट और ओशियन। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक है?
और बायोम के बाद आता है ग्लोबल इकोसिस्टम बायोस्फीयर, जिसका एग्जाम्पल है लिया था मैंने अर्थ, जिसमें बायोम भी आते हैं ढेर सारे और इकोसिस्टम भी आते हैं। ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेयर भी होता है, लिथोस्फीयर भी होता है और हाइड्रोस्फीयर भी होता है। ठीक, इसके बाद लैंडस्केप समझाया था मैंने, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम जो कि नेचुरल बाउंड्री से सराउंडेड हो, सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, फिर लैंडस्केप और बायोम में कंपैरिजन कराया था। लैंडस्केप की जो साइज होती है, तो बायोम जो होता है एक सिंगल लार्ज इकोसिस्टम है, तो इसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, और लैंडस्केप जो होता है, लैंडस्केप इसमें डिफरेंट इकोसिस्टम आते हैं, उसमें साइज इस वजह से छोटी रहती है। क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो लैंडस्केप की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे अनेकों इकोसिस्टम पाए जाते हैं, और बायोम में एक ही इकोसिस्टम है, इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। और इकोसिस्टम जो होता है ये यूनिट है लैंडस्केप का। क्लियर? इकोसिस्टम जो है ये यूनिट है लैंडस्केप का, यूनिट ऑफ लैंडस्केप। अब इसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में ऑर्टिकोलॉजी आता है और सिन इकोलॉजी आता है। तो ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है? जब सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल स्पीसीज इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो उसकी स्टडी को हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। क्लियर? इसका यूनिट जो होता है वो होता है स्पीसीज। यूनिट ऑफ स्टडी क्या है? स्पीसीज है। क्लियर? इस वजह से इसको स्पीसीज इकोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर? ऑर्टिकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज स्पीसीज इकोलॉजी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। इसको इकोलॉजी भी, इंडिविजुअल का भी इकोलॉजी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमंस। पहले समझ लीजिए ऑर्टिकोलॉजी होता क्या है। ऑर्टिकोलॉजी में सिंगल इंडिविजुअल या फिर सिंगल स्पीसीज का होना जरूरी है। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल स्पीसीज जब इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो उसकी स्टडी को ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। यहां पर सिंगल इंडिविजुअल का मतलब ह्यूमंस भी हो सकते हैं या कोई और ऐसे स्पीसीज, लेकिन वो सिंगल होनी चाहिए, चाहे वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस कंसिडर किया गया है, ह्यूमन भी एक सिंगल स्पीसीज है। ठीक है, होमो सैपियंस, जिसमें सैपियंस क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमंस। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ह्यूमंस पर, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इन्वायरमेंट में आ गया, ह्यूमन क्या हो गया? सिंगल स्पीसीज हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्टिकोलॉजी का एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं सिन इकोलॉजी की। सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी में डिफरेंट स्पीसीज के जो ग्रुप होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट, उसकी स्टडी को हम सिन इकोलॉजी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। अब यहां पर सिंगल स्पीसीज नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्पीसीज आती हैं। ठीक है, इसका यूनिट जो होगा वो कम्युनिटी होगा, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज की बात हुई है, इस वजह से इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इकोलॉजिकल हायरार्की में। अब हम डिटेल में वन बाय वन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे।
सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज एक तरफ हमने मैरीन वाटर ले लिया, ठीक, एक तरफ हमने मैरीन वाटर ले लिया, वहीं दूसरी तरफ हमने फ्रेश वाटर ले लिया, या आप किसी को भी मान लीजिए। ब्लू वाला यहां पे मान लीजिए फ्रेश है, और जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये मैरीन है। क्लियर? आपको जो मानना है आप मान लीजिए। लेट सपोज दिस इज फ्रेश H2O and this is marine H2O, मैरीन, ठीक, ये फ्रेश वाटर है और ये मैरीन वाटर है। अब इसमें समझिए, तो फ्रेश वाटर में यहां पर आप बताइए कि जो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा और जो मैरीन में सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा अलग अलग होगा। फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम, मैरीन वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा। तो मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है ए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक, जो किसी ऑस्मोटिक प्रेशर पर रह रहा है। यहां पर मैराइन वाटर में एक ऑर्गेनिज्म है बी, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो इस सॉल्ट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अकॉर्डिंग है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे? नहीं। तो अगर हमने इस ऑर्गेनिज्म को उठा के यहां फेंक दिया मैराइन वाटर में, मतलब अगर हमने इस ऑर्गेनिज्म को उठा के मैराइन वाटर में फेंक दिया, तो क्या ये वहां पे पहुंचते ही मान प्रेडेशन करने लगेगा? क्या शिकार करने लगेगा? क्या नहीं, पहले वो वहां पर अपनी फिजियोलॉजी मेंटेन करेगा। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या ये फिजियोलॉजी है? हाँ, ये फिजियोलॉजी है। तो सबसे पहले ये अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। अरे भाई, जिएगा नहीं तो, जब जिएगा ही नहीं तो खा कर क्या करेगा? खा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर का एग्जांपल आप यहां पर देखिए। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना हैबिटेट चेंज करता है, तो सबसे पहले उसका जो असर जाता है वो फिजियोलॉजी पर जाता है। इन दोनों की फिजियोलॉजी अलग है, ठीक है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे इन्वायरमेंट में गया तो उसकी फिजियोलॉजी में चेंज आया, ठीक। तो इस वजह से ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम इकोलॉजी को जो कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन को, ठीक। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या होता है ये मैंने बता चुका है पहले भी। व्हाट इज पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन में आप देखिए कि जब सिमिलर स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म किसी कॉमन या डिफाइंड एरिया में रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन में यहां पर आपको तीन बातें या तीन डेफिनेशन आप कह लीजिए याद रखनी है। आपको यहां पर तीन डेफिनेशन याद रखनी है। पहली तो लोकल पॉपुलेशन,
दूसरी सिस्टर पॉपुलेशन और तीसरी मेटा पॉपुलेशन। ये लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि किसी एरिया में, मान लीजिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, मतलब आपके वहाँ पे जनरेशन, आपके वहाँ पे पूर्वज भी रह चुके हैं, आप वहाँ के थर्ड फोर्थ या जितने भी नंबर पे आप, जिस भी जनरेशन पे आप हो, तो आप वहाँ के लोकल पॉपुलेशन कहलाओगे। ठीक है, आपकी लोकेलिटी में आपकी लोकेलिटी जो है, आप उसमें लोकल पॉपुलेशन कहलाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोज ये जो एरिया है, मान लेते हैं एरिया 1, इसको हम प्लेन्स मान लेते हैं। ये मान लीजिए एरिया 2 है, ये हिल्स है या माउंटेन है, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। ठीक, तो यहां पर जो लंबे समय से रह रहे हैं, जो लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं, उनको हम लोकल पॉपुलेशन कहते हैं, लोकल पॉपुलेशन कहते हैं, लोकल पॉपुलेशन। ऐसे ही एरिया 2 में भी जो लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं, उनको लोकल पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन। ठीक, तो ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या थी, लोकल पॉपुलेशन। दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें, तो जब भी सिमिलर पॉपुलेशन आपको सिमिलर स्पीसीज आपको दिखाई दे, मगर एरिया डिफरेंट हो, तो उनको हम सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन। यहां पर आप देख सकते हैं एरिया डिफरेंट है मगर स्पीसीज दोनों में सेम है, इस वजह से इनको हम सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। अब मान लीजिए यहां पर तीसरा केस समझिए कि गर्मियों में प्लेन से कोई ऑर्गेनिज्म, गर्मियों में कोई प्लेन से ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लेन में ये ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है, लेट सपोज ए जो यहां पर है, ये यहां से चला गया यहां पर, किसी का यहां पे का रीजन क्या है, गर्मी की वजह से। और मान लीजिए यहां से किसी कारणवश ये ऑर्गेनिज्म भी चला गया प्लेन्स में। ठीक, तो ये दोनों पॉपुलेशन आपस में डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से कनेक्टेड है। तो ऐसे पॉपुलेशन जो आपस में डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से कनेक्टेड हो, उनको मेटा पॉपुलेशन कहते हैं, मेटा पॉपुलेशन। क्लियर? तो 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई। पहली लोकल पॉपुलेशन, दूसरी सिस्टर पॉपुलेशन और तीसरी मेटा पॉपुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीसीज की। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे स्पीसीज की। स्पीसीज क्या होते हैं? जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म किसी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, जो जिनका कॉमन जीन पूल हो, जो कॉमन बिहेवियर रखते हो, ठीक है, उनको हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे ढेर सारे ए यहां पर हैं ग्रुप में, तो इनको हम स्पीसीज कहेंगे, लेकिन इनका एरिया अगर डिफाइन हो गया तो ये पॉपुलेशन कहने लगेंगे इनको। ठीक है, स्पीसीज में एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है एंडेमिक स्पीसीज की। क्लियर? एंडेमिक स्पीसीज जो केवल किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही बाउंड हो या किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हो।
इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, ये किसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है, और इनका नंबर जो होता है वो कम होता है, इनका जो चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन होता है वो हाई होता है, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये कैसे बनते हैं, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। ये कॉन्टिनेंटल सेपरेशन कैसे होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया में है पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में ये इंडेमिक स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। कीवी न्यूजीलैंड, मेटासिकोइया चाइना वैली, ठीक है। पोलर बियर भी आप नॉर्दर्न एरियाज में इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर भी बनाया हुआ है, आप फिगर से भी समझ सकते हैं। फिगर में आप देखेंगे अगर, अच्छा फिगर नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर, इसको आप ऐसे समझिए, मैं यहाँ पर फिगर थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। लेट सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है जिसमें यहाँ पर इस साइड पूरा ओशियन है, ठीक है, ओशियन। और यहाँ पर मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म ए है, बी है, सी है और यहाँ पर डी है, ठीक। लेट सपोज यहाँ पर एक क्लाइमेटिक चेंज आया जिसकी वजह से इतनी लैंड गायब हो गई, ठीक है, या इतनी लैंड गायब हो गई, तो डी सेपरेट हो गया। तो यहां पर डी जो होगा इस एरिया का इंडेमिक स्पीसीज होगा, ठीक है, इंडेमिक स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जा रहे हैं, इनका नंबर भी कम है और इनकी एक्सटेंशन की जो चांसेस हैं वो भी हाई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, जो कम्युनिटी में मेन रोल प्ले करें, क्लियर, जो कम्युनिटी में मेन रोल प्ले करें। प्लेज मेन रोल इन कम्युनिटी, कीस्टोन का मतलब ही यही होता है, क्लियर। और इनका नंबर जो होता है वो कम होता है इकोसिस्टम में, बायोमास भी कम होता है, और ये निकाला कैसे जाता है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट को कंबाइन करके, ठीक, फ्रेश वेट और ड्राई वेट को। तो यहाँ पर बायोमास का जो मतलब है वो है वेट ऑफ लिविंग। वेट ऑफ लिविंग क्या होता है, फ्रेश वेट प्लस ड्राई वेट। अच्छा, ड्राई वेट क्या होता है, मतलब जो वेट ऑफ लिविंग है या जो फ्रेश वेट है उसमें से वाटर का जो वेट है वो निकाल देना। मान लो ये ऑर्गेनिज्म है कोई, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसका जो वेट है लेट सपोज x है, इसमें से इसके अंदर जितना भी वाटर का वेट है वो माइनस कर दें तो जो बचेगा वो ड्राई वेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर वाटर का वेट निकालना है तो पूरा वाटर निकालना पड़ेगा बॉडी से, ऐसे तो ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए या टूल कह लीजिए, हम यूज करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्लियर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये कैसे यूज होता है इसको भी हम आपको फटाफट समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं लॉयन को, शेर, हाँ शेर, लॉयन। तो लॉयन मान लो यहाँ पर 200 kg का है, इसका एक टिश्यू हम ले लेते हैं
एक टिश्यू जिसका वेट है 100 ग्राम्स, और इसको हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल दिया। जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल दिया 100 ग्राम ऑफ जो टिश्यू है लायन का, तो इसमें क्या होता है कि 100 ग्राम में से वाटर का वेट निकाल दिया जाता है, और जो रिमेनिंग वेट बचता है वो है, मान लो 10 ग्राम बचा, तो 100 ग्राम में से केवल 10 ग्राम बचा है। 100 ग्राम में से केवल 10 ग्राम बचा, मतलब 10% बचा। ठीक है, अरे 100 का 10% 10 ही तो होगा। इस हिसाब से लायन का जो वेट था, फ्रेश वेट 200 kg था, तो इसका जो ड्राई वेट होगा इसका भी 10% ही होगा, तो 20 kg। इस हिसाब से जो इसका ड्राई वेट आया 20 kg आया। ठीक है, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म का अब हमको डेड मारने की जरूरत नहीं है, हम एक टिश्यू को निकालकर उसका ड्राई वेट निकाले, उससे जो परसेंटेज पता चला उसी के हिसाब से हमने लायन की ड्राई वेट निकाल ली। अच्छा, कीस्टोन स्पीसीज जो होती हैं, इनकी इन्फ्लुएंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर को और बैलेंस को। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, लायन जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कंगारू रैट। ठीक, अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आप मुझे ये बताइए कि डेसिडुअस का क्या मतलब होता है, ट्रॉपिकल का क्या मतलब होता है। कई बार आप ये सब टर्म्स सुनते हैं लेकिन ये समझ नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, या डेसिडुअस का क्या मतलब है। जो डेसिडुअस होता है, डेसिडुअस का जो मतलब होता है, डेसिडुअस का मतलब होता है कि फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो अपने लीव्स को गिरा देते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, इन पर्टिकुलर सीजन। इन पर्टिकुलर सीजन, इन पर्टिकुलर सीजन। तो यह पर्टिकुलर सीजन यहां पे बता दिया जा चुका है। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, देखिए दो टर्म्स आपके सामने आएंगी, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल जब भी टर्म सामने आए तो आप इसको गर्मी से रिलेट करिए, समर से रिलेट करिए। समर से पहले जो आता है एक सीजन जिसके हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, यहां पर आप समझ लीजिए, दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं। सपोज ये समर है, ठीक, समर सीजन। इसके बाद आता है ऑटम सीजन, ऑटम सीजन के बाद विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद समर। तो स्प्रिंग सीजन में जब पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, तब हम उसको कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ठीक है, ये गर्मी, इसको आप गर्मी से ही रिलेट करिए, ये गर्मी के दिन ही है। इसकी जो लीव्स जो गिरी हैं, इसकी जो कलर होंगे लीव्स की, वो येलो होगा। ठीक, ऑटम में हम इसको टेम्परेट कहेंगे, टेम्परेट डेसिडुअस। टेम्परेट डेसिडुअस, ठीक है, टेम्परेट डेसिडुअस। यहां पर जो लीव्स का कलर होगा वो रेड ऑरेंज होगा, और ये ठंडी का दिन है जब पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, ठंडी से पहले। क्लियर? अच्छा, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का फॉरेस्ट का क्या मतलब है कि गर्मियों में जब पत्तियां गिरती हैं, ये तब की बात हो रही है। अच्छा, तो इसको कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल क्यों बनाया गया? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए
कि इसको कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल क्यों कंसिडर किया गया, क्योंकि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में बेसिकली पहली बात तो गर्मियों के दिन है, तो गर्मी का दिन है, इस वजह से मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा भी प्लांट होता है, एक ऐसा ट्री होता है बेसिकली फिग ट्री, जिसको अंजीर भी कहा जाता है, वो अपनी पत्तियां नहीं गिराता, बल्कि वो उस समय हरा भरा रहता है और फ्रूटिंग भी करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चर और बैलेंस को, ठीक है, वहां पर स्ट्रक्चर और बैलेंस मेंटेन किया रहता है, इस वजह से ये मेन रोल निभाता है। तो इसको कंसिडर किया गया है कीस्टोन स्पीसीज में, ठीक है। ऐसे ही लायन है फॉरेस्ट में और कंगारू रैट जो है डिजर्ट्स में है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, ठीक है, और कुछ खास तो नहीं है बताने के लिए इसमें। तो नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज पे। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, तो नाम से इसको हम समझते हैं पहले। तो अगर नाम को देखें तो क्रिटिकल लिंक, जिसमें लिंक का मतलब होता है मेडिएटर, ठीक, तो ये एज अ मेडिएटर काम करता है बिटवीन लिविंग या लिविंग कह लो या लिविंग या नॉन लिविंग कह लो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से आप समझिए, सपोज ये ट्री है, इसके रूट्स हैं, ठीक है, यहां पर फंजाई लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर फंजाई लगा हुआ है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सॉयल और मिनरल्स को, जो सॉयल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रीज को दे रहा है, ठीक। तो ये एज अ लिंक काम कर रहा है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग या लिविंग एंड लिविंग कह सकते हैं, ठीक। तो यहां पर ट्री ले ले और यहां पर मिनरल्स, सॉयल मिनरल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, जो फूड चेन वाला एग्जांपल है, जिसमें प्रोड्यूसर, हर्बीवोर और फिर कार्निवोर, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हर्बीवोर जो है ये एज अ क्रिटिकल लिंक काम करता है, एज अ लिंक काम करता है इसमें, इस वजह से ये भी एक एग्जांपल है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है पूरा स्पीसीज के बारे में। 3 स्पीसीज हमको इसमें डिस्कस करनी थी, इंडेमिक स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। इससे पहले मैंने पॉपुलेशन डिस्कस किया और फिर इससे पहले हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिज्म और उससे पहले ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। थैंक यू।